चलिए आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता साल यूपी में योगी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया मुतनाज़ा इंसदाद तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल तमाम अर्जियों को अदालत ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट का मौक़िफ़ था कि अब जबकि इंसदाद तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, लिहाजा इसके खिलाफ दाखिल अर्जियों का अब कोई जवाज़ नहीं रह जाता। अदालत ने तमाम अर्जी गुजारों को मशवरा दिया है कि वो इंसदाद तब्दीली मजहब एक्ट के खिलाफ असर नौ अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने मामले की समाअत के बाद तमाम अर्जियों को खारिज करने का फैसला सुनाया। विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश 2020 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल सभी याचिकाएं जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दी है। इसमें चूंकि अध्यादेश के बाद एक्ट आ गया था, तो एक्ट आने के बाद ये सभी याचिकाएं इन्फेक्चुअस हो गई थी, लेकिन सभी याचिकाओं में संशोधन कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाएं पहले दाखिल की गई हैं, उस वक्त अध्यादेश था और ऑर्डिनेंस के बाद अब जबकि एक्ट आ गया है, लिहाजा इन याचिकाओं के चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, इनको स्वतः ही खारिज हो जाना चाहिए और सभी याचिकाओं को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मजहब तब्दील कराने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए उमर गौतम का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक निकाला जा रहा है, जहां कुछ लोग इसके यहां से तालीम हासिल करने की बातें कह रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि वो यहां मुसलसल आता था। इन्हीं सब बातों के दरमियान एएमयू के कैनेडी हॉल में हुए एक प्रोग्राम में उमर गौतम की तकरीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रोग्राम कब का है ये साफ नहीं हो सका है। उमर गौतम का नाम एएमयू से जोड़ने के साथ ही बीजेपी ने एएमयू को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने पता किया तो 2013 में कैनेडी ऑडिटोरियम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर एक ऑडिटोरियम है, उसमें एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसे स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू के बैनर से आयोजित किया गया था। उस आयोजन में उमर गौतम ने मुख्य संबोधन किया था। वह कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे कि रिलीजियस स्टडीज़ का विभाग फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यही कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी गतिविधियों से उमर गौतम का नाता रहा है। देखिए, इसका मुझे नॉलेज नहीं है और इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर मेरे नॉलेज में होता तो मैं आपको इस पर बताता, लेकिन हो सकता है वो आए हों, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऐसे लोगों को बुलाया है जो मतलब कौम के लिए करते हैं और लोगों के लिए करते हैं। लेकिन अगर फिर ये वाला पहलू आता है इसमें, अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कराया है या लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। गौतम का किस तरह से एएमयू से संबंध रहा है? इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह अखबार के ज़रिए से जैसे हमें मालूम हुआ, तो तब से हमने पता लगाना शुरू किया। लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे जो हमने पता किया, उसमें ये लग रहा है कि उमर गौतम का एज ए स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, क्योंकि कहीं भी हमारा रिकॉर्ड उसको शो नहीं कर रहा इस नाम का कोई आदमी जो यहाँ पर इनरोल रहा हो किसी क्लास में। तब्दीली मजहब मामले में गिरफ्तार उमर गौतम की बेटी ने सामने आकर सफाई दी है। उमर गौतम की बेटी का कहना है कि उनके वालिद बेकसूर हैं, वो सिर्फ उन लोगों के कागजात बनाने में मदद करते थे जो अपना मजहब तब्दील करना चाहते थे। उमर गौतम की बेटी से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। लेकर के देश में बहस गर्म है और तरह तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। उमर गौतम साहब की बेटी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जिस तरह के आरोप लगाए गए कि 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया, लालच देते थे, गरीब लोगों को टारगेट करते थे, ये सब झूठ है। 1000 कन्वर्जन जो हुए हैं वो जबरन नहीं हुए हैं, वो लोगों की मर्ज़ी से हुए हैं और मेरे पापा के ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे। सिमिलरली जो डेफ एंड डम के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो ट्रांसलेटर हैं वो लेकर आए थे 15 to 20 डेफ एंड डम पीपल को, वो भी एफिडेविट के लिए। मेरे पापा ने कभी इनवाइट नहीं किया, कभी कॉल नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से ऑफिस आए थे। उसके बाद मेरे पापा ने कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा और हमें नहीं पता कि वो क्यों आए थे, लेकिन ये पता था कि वो एफिडेविट के लिए आए थे और पापा की उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद बातचीत बंद हो गई थी। बात करते हैं वनरेबल सोसाइटीज़ की, तो मेरे पापा अपलिफ्टमेंट पर बिलीव करते हैं, एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। मेरे पापा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे पापा लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पीचेस देते थे
वो मिसकंसेप्शंस को रिमूव करने के लिए स्पीचेस देते थे और ये बताने के लिए कि जो इस्लाम धर्म है इट इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस एंड लव। मेरे पापा ने कभी ये शो नहीं किया कि इस्लाम इज़ सुपीरियर और हिंदुइज़म इज़ इन्फीरियर, बट ही वांटेड टू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। दूसरी बात है जबरन कन्वर्जन की, तो मेरी मम्मी शी इज़ अ रिवर्टेड मुस्लिम। मेरे पापा की शादी हो गई थी मेरी मॉम के साथ, लेकिन मेरे पापा ने कभी मेरी मॉम को नहीं कहा कि तुम मुस्लिम बनोगी या नहीं बनोगी। वो मेरी मॉम का चॉइस था कि शी विल एक्सेप्ट इस्लाम। उसके बाद मेरी मॉम दिल्ली आ गई थी मेरे पापा के साथ। दूसरी बात, मेरे पापा ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम ज़बरदस्ती बुर्का पहनो, मेरे भाई को नहीं कहा कि तुम दाढ़ी रखो या इस्लामिक फॉलो करो ट्रेडिशन। जिस तरीके से आपका ताल्लुक़ बताया जाता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के ख़ानदान से आप लोगों का ताल्लुक़ है, उमर साहब का ताल्लुक़ है, तो क्या आपके ख़ानदान के दूसरे लोग भी जिस तरीके से उमर साहब कन्वर्ट हुए और बाद में प्रचारक बन गए, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर में मेरे कज़न्स आते हैं, मेरे चाचा आते हैं, मामा आते हैं, मामी आती हैं, यहाँ रहते भी हैं, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं कहा इस्लाम के बारे में। मेरे पापा ने सिर्फ फोकस किया मैनर्स, मोरालिटी, अच्छे से पेश आओ, उनका ख्याल रखो। तो फिर आपके पापा पर ये इल्ज़ाम अपनी जगह, लेकिन वो करते क्या थे, क्या करते क्या, तुम्हें रोल क्या होता था उनका? का कोई रोल नहीं है। मेरे पापा के पास वो आते थे और लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पापा वहाँ फॉर्म भरते थे, और बाकी जैसे जहांगीर भाई हैं और जो लोग हैं वो असिस्ट करते थे, कोई सर्टिफिकेट के लिए, कोई गैजेट के लिए, कोई एफिडेविट के लिए, तो इस तरीके से हम उनकी मदद करते थे। तो जिस तरह के उन पर दफ़ात लगाने की बात हो रही है, NSA लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, तो ये जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है, आप क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही अफसोस है कि मेरे पापा को बोल रहे हैं कि गैंगस्टर से कनेक्शन है। जब मेरे पापा को बुलाया गया था तो पुलिस ने खुद कहा था कि आप इज़्ज़तदार आदमी हैं, इसलिए हम आपको इज़्ज़त तरीके से पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। और मेरे पापा इज़्ज़तदार आदमी की तरह पुलिस स्टेशन गए ये सोचकर कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। पापा बहुत परेशान थे। पापा से हमने डिस्कस भी किया था और हमने कहा था कि पापा कुछ नहीं होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। आपका कोई कनेक्शन नहीं है ना विपुल के साथ, ना डेफ एंड डम के साथ, ना काशिफ के साथ, ना बाबा के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लीन। मेरे पापा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, सारे एविडेंस हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत मेरे पापा के फेवर में डिसाइड करेगी और जो भी एलिगेशंस लगाए हैं वो हटाएंगी और उनको इज़्ज़त के साथ रिहा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर शौकत अली ने जायजा मीटिंग के लिए अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर इंतखाब लड़ने की तैयारी शुरू करने की बात कही। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके दरवाजे सभी सियासी पार्टियों से इत्तेहाद के लिए खुले हुए हैं। गौरतलब बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिन सेकुलर पार्टियों के खिलाफ तहरीक चलाते हुए अपने हक में माहौल बनाना चाहती है, इन्हीं सेकुलर पार्टियों से इत्तेहाद के दरवाजे खुले होने की बात भी कर रही है। हलचल मुसलसल तेज़ होती जा रही है। MIM के सूबाई सदर शौकत अली आज अलीगढ़ पहुंचे हैं। क्या रोड मैप है आपका, किस सिलसिले में अलीगढ़ आना हुआ है, क्या आगामी जो इलेक्शन है उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम 25% सीटों पर लगभग 100 सीटों पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। इसी सिलसिले में मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूँ। संगठन पे काम मैं तो 6 सालों से कर रहा हूँ लगातार। इधर हमारा संगठन पहले से बहुत हद तक मजबूत हुआ है 2017 के बनिस्बत इस मरतबा। तो मैं इस वक्त वार्ड अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष की समीक्षा कर रहा हूं और एक एक विधानसभा की। अभी मैं यहां से संभल जाऊंगा। 70 साल कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर, BSP के हालात और भारतीय जनता पार्टी से असल दुश्मनी, उसके बाद 100 सीटों पर आपके लड़ने की बात, तो 102 सीटें अगर मान लेते हैं कि आप 100 जीत भी जाते हैं तो 102 का आंकड़ा कहां से पूरा करेंगे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत अलायंस बने बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी को यूपी में रोका जाए। और हमने इस सिलसिले में समाजवादी और BSP
दोनों पार्टियों से कह दिया कि हमारे दरवाजे ओपन हैं। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हम मिलकर, क्योंकि यूपी के अंदर सपा बसपा मिलकर के बीजेपी को नहीं रोक सकते, क्योंकि आपने 19 के इलेक्शन में देखा है, 17 में कांग्रेस समाजवादी नहीं रोक पाई, तो बीजेपी को रोकना इनके बस की बात नहीं है। जिस गठबंधन का हिस्सा MIM नहीं होगी वो गठबंधन नहीं बल्कि ठग बंधन होगा। जिस तरह की तशहीर आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, उनकी कमियां 2017 के अंदर उनका पूरा कैंपेन मुजफ्फरनगर को लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप उनके साथ जाके एक अलायंस बना पाएंगे? देखिए, हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं। यकीनन कमियां रही हैं समाजवादी में, समाजवादी के लोगों के अभी भी कमी है। अखिलेश यादव नाकाम हैं, विपक्ष का भी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, अपने घरों से नहीं निकल रहे। अगर आज बीजेपी कामयाब हो रही तो विपक्ष की नाकामी है ये, बल्कि बीजेपी की कामयाबी नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता आपको विपक्ष को मुत्तहिद करने का काम करना चाहिए? यकीनन मैं तो अपने खुले हिस्से से दावत दे रहा हूँ कि विपक्ष इकट्ठा हो और एक बड़ा जो है अलायंस बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए। शिवपाल यादव की सरबराही में तश्कील पाने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यूपी असेंबली चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इलाकाई सदर लल्लन राय ने मीडिया को बताया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रियासत की तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। लल्लन राय का कहना है कि यूपी में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए उनकी पार्टी तमाम छोटी पार्टियों के साथ सियासी महाज बनाने की कोशिश कर रही है। लल्लन राय का कहना था कि MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्टी का राब्ता बना हुआ है। मुलाकात है, उनकी बात है, आगे वाले समय में हो सकता है कि हम उनको भी साथ अपने साथ ले लें। तो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन हो सकता है? हाँ, हो सकता है, संभावना है। हाँ, मैंने कहा ना कि छोटे छोटे दल जो भी आएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की हैसियत रखता है या जो उनके विचार हराने के लिए है और उनके खिलाफ हैं, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के प्रगतिशील पार्टी चलेगी। गाजियाबाद के डासना जेल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में कैदियों को वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए बाकायदा डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने जेल सुपरिटेंडेंट आलोक सिंह से इस सिलसिले में बातचीत की। कोरोना को हराना है, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन पर जोर देना है। इस समय हम गाजियाबाद के डासना जिला जेल में मौजूद है, जहां पर आज 2500 बंदियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये एक मेगा लक्ष्य है जो आज डासना जिला जेल में किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जेल अधीक्षक आलोक सिंह जी। सर, किस तरह से ये लक्ष्य पूरा किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी वेव जो है वो जुलाई में भी आ सकती है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कभी भी आ सकती है। तो इसको देखते हुए हम लोगों का लक्ष्य ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सभी बंदियों को वैक्सीनेट करा दें, और हम लोगों का प्रयास यही है कि आज सारे के सारे बंदी वैक्सीनेट हो जाएं, जिससे कि इनको सेकंड डोज भी प्रॉपर समय पे मिल जाए और ये फुल प्रूफ कोरोना से बचाव इनका हो सके। सर, कोविड के समय देखा गया था महामारी बहुत तेजी से फैली थी, तो जेल में क्या इंतजाम किए गए, व्यवस्था क्या रखी गई? जेल में देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जेल में पिछले 2 जो वेव्स आई हैं उसमें कोविड से कोई भी किसी भी बंदी की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। ये अपने आप में ही एक प्रत्यक्ष है कि जेल में जो भी व्यवस्थाएं की गई वो बहुत ही फुल प्रूफ की गई और बहुत ही प्रयास से बंदियों को बचाया गया। तो हमने सारे जो गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग के थे और जो हमारे शासन से और मुख्यालय से जो भी गाइडलाइंस मिली, उन सबको हमने अक्षर से पालन किया और अपने कारागार को बचाए रखा। और उसी क्रम में आज भी हम प्रयासरत हैं कि अपने सभी बंदियों को वैक्सीनेट करा दें, जिससे कि यदि तीसरी वेव कोई आती है तो उससे हमारे बंदी सुरक्षित रह सके। शाम तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा? शाम तक जितने भी एलिजिबल प्रिजनर्स हैं, एलिजिबल प्रिजनर्स मेडिकली जो एलिजिबल हैं, उनको सबको हम वैक्सीनेट करा देंगे। इस समय सर डॉक्टर भी हम इनसे बात कर लेते हैं जो इस टीम को ऑपरेट कर रहे हैं। सर, आपने इतना बड़ा लक्ष्य कभी देखा है वैक्सीनेशन का, जो मेगा वैक्सीनेशन हो रहा है डासना जिला जेल में? मेरी जानकारी में इंडिया भर में किसी भी जेल में इतना मेगा लक्ष्य नहीं अचीव हुआ है किसी को। डासना ही एकमात्र ऐसा जिला है, जिला कारागार है, जिसमें इतनी बड़ी मेगा कैंप लगाई गई वैक्सीनेशन के। और जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीनेशन से ही हम बचाव कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं है कोरोना से बचने के लिए, इसलिए हमने इस हथियार को अपनाया। DG सर का हमारा मार्गदर्शन था और हमने इसको अचीव किया आज।
लक्ष्य कब तक चलता रहेगा? हम लोगों ने आज 98 पॉइंट लगभग अचीव कर लिया है, क्योंकि नए आमदबंदियों को हम नहीं लगा सकते, उनके मेडिकल इतिहास में पता नहीं होता है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना भी होता है। यदि एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हो तो 60 दिन के बाद ही लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग एक डेडलाइन रखा कि 30 अप्रैल तक जितने भी बंदी जेल में आमद हुए हैं सबको हम लोग आज खत्म कर दिया। फर्स्ट डोज खत्म हो गई और जितने 45 हैं सबके सेकंड डोज भी पूरी की जा चुकी है। गाजियाबाद जिला डासना जेल में आज मेगा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप इस समय देख सकते हैं, ये बंदी है जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ये कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और आज जो मेगा लक्ष्य है वह पूरा किया जा रहा है डासना जिला जेल में। रोहित सिंह, न्यूज 18 नेटवर्क, गाजियाबाद। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन मुहिम के तहत हमारे मुल्क में भी गुज़िश्ता 6 माह से टीकाकारी का सिलसिला मुसलसल जारी है, लेकिन अभी भी मुल्क के कई सूबों में पिछड़े और गैर तालीम याफ्ता आबादी वाले इलाकों में टीकाकारी मुहिम की रफ्तार धीमी है। ऐसे में समाजी और मिली तंजीमों के अलावा कई लोग जाती सतह पर भी लोगों को बेदार करने की कोशिश अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही एक समाजी खिदमतगार हैं मेरठ के फरहत अली, जो अपनी साइकिल पर शहर भर में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बेदार कर रहे हैं। फरहत अली के समाजी खिदमात की चार जानिब से सताइश हो रही है। इसे चलाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 महीना हो चुका, और जब मैंने कब्रिस्तानों के अंदर, शमशान घाटों के अंदर लाइन लगी हुई देखी तो मेरा दिल विचलित हो गया कि इस मानव जाति को बचाने के लिए कोई मुहिम छेड़ी जाए। मैं रास्ते में अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 6,000 रुपये महीना का शुभकामना हॉस्पिटल पे ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद सुबह ही मैं 1 घंटा अपने धार्मिक प्रचार के लिए इसी के ऊपर धार्मिक प्रवचन चलाता हूँ। उसके बाद ठीक 8 बजे मैं साइकिल को लेकर के जगह जगह घूमता हूँ। कुछ में नहीं तो पूरे शहर के अंदर में घूम चुका हूँ साइकिल, तकरीबन कुछ नहीं तो 15 किलोमीटर डेली साइकिल में चला देता हूँ। वो गलत फहमियाँ मुसलमानों में फैलाई जा रही थी, अल्लाह का शुक्र है अब वो गलत फहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। और उसकी वजह यही है कि हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें, उसमें जमीयत उलमा भी है, जमात इस्लामी भी है, और दूसरी तंजीमें जो हैं इसके बारे में ऐलान कर रही हैं कि ये वैक्सीन लगाई जाए, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं है। कानपुर यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें LLB, एमलिब और दीगर कोर्सेज के इम्तिहानात तय कर दिए गए। लेकिन आज तलबा ने यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना देकर इन इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो इम्तिहानात क्यों ऑफलाइन लिया जा रहा है। इनका कहना है कि इम्तिहानात ऑनलाइन होने चाहिए। दो दिन पहले कानपुर शहर में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन के तहत आपसी तनाजे का मामला सामने आया था। आज बजरंग दल कारकुनों को सड़कों पर देखा गया, क्योंकि दीवारों में मुतनाज़ा अल्फाज लिखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर मामले को फिरकावाराना रंग देना चाहते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कर्नलगंज में एक घटना 4 दिन पहले हुई थी, जिसमें कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी और ये 2 संप्रदायों से संबंधित मामला प्रकट हुआ। इसमें जो FIR प्राप्त हुई थी उसके अनुसार मुकदमा दर्ज किया गया, 2 लोग की गिरफ्तारी की गई और फिर कल 2 लोग और इसमें गिरफ्तार किए गए। आज ये जानकारी में आया है कि स्थानीय नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा कुछ संदेश अपनी दीवार पर भी लिखा है। इस संबंध में हमारे अधिकारी DCP वेस्ट के नेतृत्व में मौके पर जाँच कर रहे हैं। संबंधित पक्ष से इसमें FIR के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें FIR दर्ज करके इस प्रकरण में भी गिरफ्तारी की जाएगी। और पिछला प्रकरण और ये प्रकरण 2 मिल करके जो और गंभीर प्रकरण बन गए हैं, तो इसमें गैंगस्टर और NSA के तहत भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपने पड़ोसी को असुरक्षित महसूस कराए, किसी प्रकार उसको धमकाए। कानपुर नगर में कोई भी कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार कोई किसी को डराए धमकाए ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ NSA और गैंगस्टर की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीजल, पेट्रोल, खाने के तेल और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे को लेकर समाजी तंजीमों के साथ सियासी जमातों ने भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों के 100 रुपये तक पहुंचने और तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद से ही एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मेरठ में भी समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ अंदाज में घोड़ा गाड़ी पर रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर हुकूमत पर नाकामी का इल्जाम लगाते हुए बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने का मुतालबा किया। लोग मर चुके, अपनी जान गंवा चुके, कोई कारोबार नहीं है और ये सरकार रोजाना दिन पे दिन रेट बढ़ा रही है पेट्रोल के। इसको क्या नहीं जीएसटी के अंदर ले रही। हमारी मांग ये है सरकार से, इन सब चीज़ों पे बड़ी महंगाई को वापस ले और गरीब आदमियों को सहूलियत दे। प्रदर्शन करेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी का, हम लोग समाजवादी हैं, हमारा काम ही सरकार के खिलाफ बोलने का है। जब तक ये नहीं करेंगे हम इस तरीके से अपना करते रहेंगे। के 11 कोविड अस्पतालों में से एक डॉक्टर वकार हार्ट मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की CMD व मारूफ मालिज डॉक्टर अलवीरा शाह को गोल्ड M अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड कोविड की दूसरी लहर में खवातीन की सेहत और जचगी में इनके ग्रांकद्र खिदमात को देखते हुए दिया गया। अवार्ड मिलने पर मसरत का इजहार करते हुए डॉक्टर अलवीरा शाह ने बताया कि कोविड के इस दौर में जो 11 अस्पताल कोविड के लिए काम कर रहे थे, इसमें वो वाहिद लेडी डॉक्टर बतौर CMD थी जो गायनकोलॉजी के मैदान में काम कर रही थी। गोल्डन एम अवार्ड जो मुझे दिया गया है, ये विमेन हेल्थ केयर एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे ये अवार्ड दिया गया है इन फॉर एक्सेलेंस एंड लीडरशिप इन हेल्थ केयर। और क्योंकि हमारा हॉस्पिटल, ये डॉक्टर वकार हॉस्पिटल जो है, ये अलीगढ़ में 11 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्हें कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, उसमें से एक था। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक अकेली वाहिद फीमेल एक गायनेकोलॉजिस्ट होते हुए भी, क्योंकि आई एम द CMD ऑफ दिस हॉस्पिटल, तो हमने अपने आप से आगे बढ़ के अपने हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए सहयोग दिया एडमिनिस्ट्रेशन का। और मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि हमने पूरा सहयोग देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का कम से कम 200 मरीज़ों का हमने कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अपने हॉस्पिटल में किया। फिरकावाराना कशीदगी को लेकर सुर्खियों में आए अलीगढ़ के थाना टप्पल के गांव नूरपुर में आज मंदिर का संग बुनियाद रखा गया। अलीगढ़ से रुकने पार्लियामेंट सतीश कुमार गौतम और साबिक मेयर शकुंतला भारती ने नूरपुर पहुंचकर वहां के बाशिंदगान के साथ मंदिर का संग बुनियाद रखा। सतीश गौतम ने बताया कि नूरपुर में कोई भी मंदिर नहीं था, जिसका अरसे दराज से मुतालबा भी किया जा रहा था। गाजियाबाद के थाना साहब इलाके के रहने वाले सोनू ने पुलिस की पिटाई से दिल बर्दाश्ता होकर 16 दिन पहले अपने जिस्म को आग लगा दी थी। तवील इलाज के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस एहलकारों पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए मकतूल सोनू की वालिदा की हालत खराब है। महलूक के घर वाले मुलजिम पुलिस एहलकारों को सोनू की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मारा विनोद राठी ने लिकड़ के जा रहा है, वो कहने लगा दीवान जी या छोरी छोरा छोड़ दो, काय कोई ना खान पीन दो भाई, ये बात कह दी तो वो बजान लगा सोनू में। तो वो कहने लगा दीवान जी अब तो तुमने 10-12 डंडा मार लिया, अब तुम वो छोड़ दो, हाथ जोड़ रहा है ऐसे, दीवान जी अब तो छोड़ दो। अरे ना छोड़ा वहाँ ने, इतना मारा मेरे बच्चा की, ये हाथ तोड़ दिया बेटा, टांग तोड़ दी, ये उंगली फाड़ दी मेरे बच्चा की, 2 उंगली फाड़ दी, सारी रात खून गया मेरे बच्चा का। परिजन पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से क्षुब्ध होकर के उसने आग लगाई थी। इस संबंध में हम लोग जांच करा लेंगे। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई निकल के आता है कि ऐसी कोई घटना हुई थी, इस संबंध में हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पुलिस की पिटाई से क्षुब्ध होकर सोनू नामक युवक ने 16 दिन पहले अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया था। लंबे उपचार के बाद सोनू की मौत हो गई है। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना साहिबा क्षेत्र के अर्थले का है। परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस बार बार समझौते का दबाव बना रही थी। रोती बिलखती मां की अब गुहार है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। देखना होगा क्या अब सोनू को इंसाफ मिलता है। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए रोहित सिंह। और अब नजर डालते हैं बिहार की सुर्खियों पर।
बिहार में सैलाब पर राहुल गांधी के ट्वीट पर वजीर आबी वसाइल संजय झा ने दिया जवाब। ट्विटर पर लिखा, कोई भी नदी नहीं खतरे के निशान से ऊपर। राहुल ने बड़ा सानिया बताते हुए कांग्रेस कारकुनान से की थी राहत कार्य की अपील। दरभंगा ब्लास्ट मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ। जराये के हवाले से खबर, NIA को मिल सकती है जांच की जिम्मेदारी। बगैर स्कैनर और मेटल डिटेक्टर के गया स्टेशन पर चेक किया जा रहा है पार्सल। दरभंगा ब्लास्ट के बाद भी लापरवाही, सबक कब लेगा रेलवे। बेतिया में कार की सर्विस कराने पहुंचे 3 अफराद की बेरहमी से पिटाई। शोरूम में सिगरेट जलाने के तनाजे में गार्ड से उलझे थे ये अफराद। टीटी की जारी करदा मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों ने धांधली का लगाया इल्जाम। सेक्रेटेरिएट के गेट के सामने किया एहतजाज। मेरिट लिस्ट के खिलाफ अदालत जाने का दिया इंतबाह। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी कोरोना से मुतासरा मुल्क भर के अजला में खिदमत अंजाम दे रही। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने की हमारी इस मुहिम में आप भी अपना ताउन पेश करें और वैक्सीन की अहमियत से लोगों को वाकिफ कराएं। चलिए देखते हैं कि आज हमारी संजीवनी गाड़ी कहां पर है।